हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे बेटा आपको पूरा कंटेंट प्रिपेयर करवाया गया है। ऑलरेडी क्लासेस हमारी कंटेंट की आ चुकी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। अब हमारे बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। आप सभी को पता है सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इसलिए हमारी जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर की बेटा सीरीज आ रही है उन्हें सभी को देख के जाइएगा। ठीक है। और बेटा मैं बहुत जल्द मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपके स्टार्ट करूंगी। मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी। प्लस जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को भी करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का बेटा ये हमारा जो पेपर है वो 10 जनवरी 2023 का पेपर है। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। और आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, असर्शन दिया गया है कि जो पॉलिस्टर क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं हमारे कॉटन क्लॉथ से। रीजन दिया गया है सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब करता है बहुत ही कम पानी। तो बेटा एक बात समझिए, हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स। कौन से? नेचुरल फाइबर्स। और एक होते हैं हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स। दो तरह के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स, एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। बेटा नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स या प्लांट से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स हमारे वो फाइबर्स होते हैं जो फाइबर हमारे को एनिमल्स या प्लांट से मिलते हैं। अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो बेटा सबसे फेमस है आपका इसमें शिप और गोट। शिप और गोट, पश्मीना शॉल सभी ने सुना है बेटा। ठीक है। वो किससे बनता है? वो नेचुरल फाइबर है। प्लांट से बेटा हमारे जूट के क्लोथ्स होते हैं। ठीक है। वो कैसे हैं? वो प्लांट से बनते हैं। तो ऐसे फाइबर्स बेटा जो हमारे नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स और एनिमल से मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है बेटा? सिंथेटिक फाइबर्स हमारे कैसे होते हैं? मैन मेड। कैसे होते हैं? मैन मेड फाइबर होते हैं बेटा। केमिकल बेस्ड फाइबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? केमिकल बेस्ड। ठीक है। तो क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखेंगे कि क्योंकि केमिकल बेस्ड होते हैं, मैन मेड फाइबर होते हैं, तो क्या होता है इनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं इनके अंदर। और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे बेटा मैनमेड फाइबर्स होते हैं उनमें जो पॉलीमर बना होता है उनके बीच में क्या होता है? गैप बहुत कम होता है। गैप बहुत कम होने की वजह से पानी को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो इसी वजह से क्या होता है बेटा, ये वाले जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी आपके क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। तो आपका जो बेटा को assertion है कि जो पॉलिस्टर क्लॉथ्स होते हैं वो कॉटन क्लॉथ से जल्दी सूख जाते हैं, ये बात सही है। और इसका जो बेटा रीजन दिया हुआ है कि सिंथेटिक फाइबर बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, आपका ये रीजन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्योंकि बेटा जो पॉलिस्टर क्लॉथ होता है वो हमारा किसका एग्जाम्पल होता है? सिंथेटिक फाइबर का ही एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। हमें क्या बताना है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। ठीक है। सो बेटा क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, द डैश इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। बेटा जहां आप इतना लाइन पढ़ लेंगे ना, रेडिश ब्राउन ग्लैंड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, तो बेटा सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि रेडिश ब्राउन ग्लैंड हमारी कौन सी होती है? एक ही होती है बेटा, वो होती है क्या? लीवर। क्या होती है? लीवर। ठीक है। और अगर यहाँ पे बेटा लिखा होता है आपका वाइट या फिर पिंकिश इस तरीके से लिखा होता, या क्रीम ये लिखा होता, तो बेटा ये सारी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? पैनक्रियास। ये कलर किसके होते हैं? पैनक्रियास के। याद रखेंगे बेटा, रेडिश ब्राउन ग्लैंड कौन सी है? लीवर। अगर व्हाइट पिंकिश या क्रीम कलर कुछ इस टाइप से आता है तो उसके लिए बेटा क्या लेंगे हम? पैनक्रियास लेंगे। तो देखते हैं हमारे बेटा लीवर के पास कौन कौन से ऑप्शन है। हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो हमारा 2 और 4। आगे देखते हैं बेटा क्या कहा गया है क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है
कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर बेटा हमारा क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। और लीवर हमारा बेटा क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। ये सभी को पता है बेटा कि लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। और ये जो बेटा बाइल जूस होती है वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस सो क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है जिसके अंदर हमारा बाइल जूस स्टोर होता है, तो बेटा उसका काम क्या होता है, तो उसका मेन काम होता है फैट्स का डाइजेशन करना। किसका डाइजेशन करता है, फैट्स का। याद रखेंगे, किसका डाइजेशन करता है, फैट्स का। तो से बेटा ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लीवर, बाइल, गॉल ब्लैडर एंड फैट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, read the following paragraph and select the option which would correctly fill in the blanks in the given order. Again fill in the blanks पूछा गया बेटा। Despite the diversity in the crops in India, two broad cropping patterns can be identified. यहाँ पे दो broad cropping pattern के बारे में बात की गई है। एक हमारी होती है राबी क्रॉप्स और एक होती है हमारी खारिफ क्रॉप्स। याद रखेंगे, दो तरह की क्रॉप्स होती हैं। एक होती है हमारी राबी क्रॉप्स और एक होती है हमारी खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स जो होती हैं वो हमारी कब सोन होती हैं, मिड नवंबर में। राबी कब होती है, मिड नवंबर में। ठीक है, आपकी सोन करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल मई में। अप्रैल मई में क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। मिड नवंबर में क्या करते हैं, उगाते हैं। उसी तरीके से जो हमारी खारिफ क्रॉप होती हैं, खारिफ क्रॉप क्या होती हैं बेटा, खारिफ क्रॉप हमारी आपकी मई टू जुलाई में सोन होती है। मई से जुलाई तक क्या होती है, सोन होती है। इसे याद रखेंगे। ठीक, तो पूछा गया है वो कौन सी क्रॉप्स हैं जो हमारी मिड नवंबर में सोन होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, राबी क्रॉप्स। कौन सी होती हैं, राबी क्रॉप्स। और राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या है, व्हीट एंड मस्टर्ड। व्हीट एंड मस्टर्ड हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, राबी क्रॉप्स के। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्हीट आ गया तो खारिफ तो है नहीं, ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ पे। राइस हमारी आती है आपकी खारिफ क्रॉप के अंदर और यहाँ पे दे रखा है राबी क्रॉप, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द वेदर चार्ट गिवन बिलो डिपिक्ट्स द वेदर। हमें बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, वेदर का चार्ट दे रखा है और इस चार्ट की मदद से हमें जानना है कि कौन सी जगह का हमें चार्ट दे रखा है। तो अगर हम देखेंगे सबको तो हमें ये समझ में आएगा, ये जो चार्ट है बेटा ये कहाँ का है, शिमला का है। ये कहाँ का है, शिमला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। सही स्टेटमेंट पकड़ो और ऑप्शन को चूज करो। assertion है phosphorus is stored in kerosene। नेक्स्ट है phosphorus catches fire if exposed to air। देखिए तीन चीजें हैं, एक है phosphorus, ठीक है, एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम। ये तीन चीजें हैं। ये तीनों ही चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा क्या करती हैं, अगर एयर में हम इन्हें एक्सपोज करेंगे तो ये फायर को पकड़ लेंगी। ठीक है, ये आग को बहुत जल्दी पकड़ लेंगी अगर हम इन्हें एयर में खुला छोड़ेंगे। लेकिन हमारा इनको स्टोर करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, फोस्फोरस को हम कहाँ स्टोर करते हैं, फोस्फोरस को हम स्टोर करते हैं पानी के अंदर। कहाँ स्टोर करते हैं, पानी के अंदर। और जो सोडियम और पोटेशियम होता है उसे हम कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन के अंदर। ये याद रखेंगे, फोस्फोरस को हम कहाँ स्टोर करते हैं, पानी के अंदर। और सोडियम और पोटेशियम को हम कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन के अंदर। तो बेटा इसमें जो आपका दर्शन दिया गया है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे केरोसिन लिख दिया, यहाँ आना चाहिए था पानी, वाटर। रीजनिंग बिल्कुल सही दी हुई है, तो आंसर क्या होगा इसका, A is false and R is true, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ सरफेस। एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कैसा है, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू कंक्लूड अबाउट फोर्सेस। हमें बताना है इनके ऊपर फोर्सेस कौन सी लग रही होंगी। ठीक है,
तो देखिए इनमें फोर्सेस कौन सी लग रही होंगी। एक चीज आपको सभी को पता है बेटा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे क्या करती है, नीचे की तरफ खिसकाती है। लेकिन अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा, ये स्थिर है, तो ऐसे केस के अंदर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है जो इस फोर्स को क्या कर रही है, हमारा बैलेंस कर रही है। एक नॉर्मल फोर्स लग रही है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रही है। तो यानी कि हमारा एक पेयर ऑफ फोर्स तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये स्लाइड नहीं कर रहा, बल्कि कैसा है, रेस्ट में है, स्लाइड नहीं कर रहा। तो सीधी सी बात है कि हमारे जितने भी सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेगुलर सरफेस होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक सरफेस है, तो उसने क्या करा, हमारे स्टैटिक फोर्स, एक फोर्स होता है स्टैटिक फोर्स, हमारे इस स्टैटिक फोर्स को क्या करा होगा, ओवरकम किया होगा। यानी कि इसने क्या करा, ये आपका स्लाइड करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन इसको बैलेंस कर रखा है एक फोर्स ने, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये हिल नहीं रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, इस पे बेटा कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, इस पे या तो हमारा नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऐसा तो है नहीं, फोर्स तो हमेशा काम करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये भी बात सही है। या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन, हर्बीवोर्स हैव मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। ये कहते हैं जो हर्बीवोर्स मतलब क्या होता है, घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनकी क्या होती है, ज्यादा लंबी इंटेस्टाइन होती है, किसके कंपैरिजन में, कार्निवोर्स की कंपैरिजन में। रीजन दे रखा है, सेल्यूलोज जो होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है आपका क्या करने में, आपका डाइजेस्ट करने में मीट से, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा बेटा, जो हमारी घास होती है उसमें जो सेलुलोज की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है, हम जैसे लोग जो होते हैं कार्निवोर्स ओमनिवोर्स, हम लोग सेलुलोज डाइजेस्ट, हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होता जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर वो बैक्टीरिया होता है जो हमारे सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हर्बीवोर्स क्या करते हैं बेटा, घास खा लेते हैं और वो डाइजेस्ट उनके हो जाता है, हम लोगों के नहीं हो पाता, ठीक है। और ये रीजन भी सही है बेटा कि हर्बीवोर्स के अंदर ज्यादा लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कार्निवोर्स के कंपैरिजन में। और जो सेलुलोज होता है डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, किससे, मीट से, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है। तो बेटा इसमें से जो क्विक लाइम है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट, आपका मटेरियल है, डिफरेंट आइटम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी हेल्पफुल इन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। हमें क्या करना है, गैसेस का लिक्विफिकेशन करना है, तो इनमें से कौन सा सबसे अच्छा बेस्ट तरीका रहेगा। तो बेटा इसमें क्या होता है, आपको समझने की जरूरत क्या है, आपको ये पता है जब हम क्या करते हैं, पानी को हीट करते हैं, मान लीजिए पानी है, तो जब हम पानी को हीट करते हैं, ये मैंने क्या करा है, यहाँ पे पानी को हीट करा है, ठीक। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, पानी को हीट कर रही हूँ। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूरी दूरी पर आपके क्या हो जाते हैं, फैलने लगते हैं, ठीक। अब हमारे बहुत दूरी पे आ गए। अब मुझे इन गैसेस को वापस पानी में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी, तो मैं कैसे करूंगी बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हैं, और अगर मैं टेम्परेचर घटा दूं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पास पास आएंगे। लेकिन सिर्फ टेम्परेचर घटाने से नहीं आते, हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, दबाव जो है उनके ऊपर बनाना पड़ेगा, तभी तो वो पास पास आएंगे, तभी तो वो लिक्विड में चेंज होंगे। तो क्या होगा बेटा, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मैच द फॉलोइंग है बेटा, एक तरफ मिक्सचर दे रखा है और एक तरफ उसके तरीके दे रखे हैं कि हम किस तरीके से इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज तो आप देख के ही बता देंगे बेटा, आयोडीन जैसे होता है, आयोडीन एक ऐसी चीज है जो आपकी बहुत जल्दी आपकी सीधा भाप बन जाती है, और भाप बनने का प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन,
तो आयोडीन के साथ हम किसको लेंगे बेटा, सब्लिमेशन। क्रीम फॉर्म कर्ड, सी आपको मैंने बताया है बेटा, जहाँ पे क्रीम कर्ड इस तरह की बातें की जाएंगी वहाँ एक ही प्रोसेस लगता है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक। अब आता है बेटा सॉडस्ट एंड वाटर। अब आपको पता है बेटा सॉडस्ट जो होती है, मिट्टी जो होती है, रेत जो होती है, पानी के अंदर घुलती नहीं है, वो क्या होती है, नीचे ठहर जाती है। तो उस केस के अंदर जब ठहर जाएगी तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें बेटा इवापोरेशन नहीं लगा सकते, इसमें हम कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, फिल्ट्रेशन। कौन सा रहेगा, फिल्ट्रेशन। अब सॉल्ट एंड वाटर, आपको पता है बेटा सॉल्ट क्या होता है, हमारा घुल जाता है। सॉल्ट क्या होता है, हमारा घुल जाता है। तो इनको बेटा हमारे पास अलग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है क्या, इवापोरेशन। क्या है, इवापोरेशन। तो बेटा इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 3 आइडेंटिकल साइज ब्लॉक हैं हमारे पास, लेड, एल्यूमिनियम एंड जिंक, और हमने उसे क्या करा है, पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, हमने क्या करा कि पानी के अंदर हमने 3 ब्लॉक डाले, 1 2 3। एक क्या है, लेड, एक में एल्युमिनियम, और एक है जिंक। हमें क्या है, इन तीनों की डेंसिटी दे रखी है। ठीक, रूम टेम्परेचर पे है, हमें पूछा गया है बाइंड फोर्स किस पे, मतलब बाइंड फोर्स का रिलेशनशिप पूछा गया है। तो पहले बाइंड फोर्स समझिए। बाइंड फोर्स क्या होता है, मान लीजिए ये पानी है, क्या है, दिस इज योर वाटर। ठीक है, अब इस वाटर के अंदर मैं क्या चाहती हूँ, मैंने एक ब्लॉक ले लिया। क्या ले लिया, ब्लॉक ले लिया। अब ये ब्लॉक क्या करेगा, इस ब्लॉक जो है पानी में डूबने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा बेटा, ये जो ब्लॉक है ये हमारा पानी में डूबने की कोशिश करेगा। लेकिन एक हमारा फोर्स होता है जो यहाँ पे लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाइंड फोर्स। क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स। ये जो बाइंड फोर्स होता है वो क्या करता है, वो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डूबने से रोकने की कोशिश करता है। ये कोशिश करता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा डूबे ना। ठीक, यदि हमारा बाइंड फोर्स ज्यादा होगा इस ऑब्जेक्ट के वेट से तो ये नहीं डूबेगा, अगर बाइंड फोर्स हमारा कम होगा तो ये डूबता चला जाएगा। यहाँ तक रखेंगे। दूसरी चीज, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि हमारा बाइंड फोर्स किसके बराबर होगा, जितना उसने पानी को डिस्प्लेस किया होगा। बाइंड फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। कितना, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा कहता है। तो अब हमें रिलेशनशिप देखिए क्या पूछा गया है। इन्होंने कहा है हाउ वुड बायन फोर्स ऑन लीड बॉक्स, यानी कि BF लीड, बायन फोर्स ऑन एल्यूमिनियम एंड बायन फोर्स ऑन कंपेयर, अगर मैं इन तीनों को बेटा कंपेयर करूँ तो कैसे कंपेयर करूंगी। तो अब आपको यहाँ तक एक चीज समझ में आ गई होगी कि किसके ऊपर बेटा हमारा ज्यादा बायन फोर्स लगेगा, किसके ऊपर हमारा कम लगेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो बेटा लेड है, ठीक है, लेड की डेंसिटी क्या है, हमारी सबसे ज्यादा है। लेड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो सीधी सी बात है बेटा, डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा हमारा क्या करेगा बेटा, हमारा डूबने की कोशिश करेगा और ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा। अब जब ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा तो यानी कि उसके ऊपर क्या होगा बेटा, बाइंड फोर्स भी हमारा ज्यादा लगेगा। कैसा लगेगा, बाइंड फोर्स भी ज्यादा लगेगा। फिर जिंक पे, एंड देन उसके बाद हमारा किस पे लगेगा, एल्यूमिनियम पे लगेगा। सीधे सीधा सा फंडा एक ये है कि जिसकी डेंसिटी बेटा ज्यादा होगी वो क्या करेगा, उसके ऊपर बाइंड फोर्स भी ज्यादा लगेगा। क्योंकि क्या होगा कि जिसका वेट ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी ज्यादा होगी। अब मान लीजिए 5 किलो का डब्बा है, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा या 2 किलो के डब्बे को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है 5 किलो को डब्बे को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए फ्रॉम द फॉलोइंग से। ठीक है, अब बेटा हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक, और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। हमें बेटा एक बात याद रखें, कॉनकेव मिरर हमारी तीनों तरह की इमेज देता है। ठीक है, ये रियल इमेज भी देता है और ये
वर्चुअल इमेज भी देता है। इसे याद रखेंगे, ये रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल इमेज भी देता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसी इमेज देता है? वर्चुअल इमेज देता है। वर्चुअल इमेज देता है, इसे हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, और साइज इसमें कैसा रहता है? स्मॉल। साइज कैसा रहता है इमेज का? स्मॉल। इसमें स्मॉल, सेम और आपका बेटा लार्ज, तीनों साइज पॉसिबल है, लेकिन इसमें हमेशा कैसा बनेगा? स्मॉल। और एक आता है आपका प्लेन मिरर। क्या आता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या कहता है कि मैं वर्चुअल इमेज भी बनाऊंगा प्लस सेम साइज की। हमेशा इसमें कैसे बनेगी? सेम साइज की इमेज बनेगी। यहाँ तक समझ में आया? दूसरी चीज आपको क्या रखना है याद? कॉनकेव मिरर जो दिखाता है वैसे ही प्रॉपर्टी हमारा कॉन्वेक्स लेंस दिखाता है। क्या दिखाता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, और आपका कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस हमारे रियल और वर्चुअल इमेज बना सकता है। अभी मैंने बताया कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस हमारी किसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? कॉन्वेक्स मिरर की। और कॉन्वेक्स मिरर हमारे कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। मैंने बताया बेटा प्लेन मिरर हमेशा कैसी बनाएगा? वर्चुअल इमेज और सेम साइज की। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। मैंने बताया बेटा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी बनाती है? वर्चुअल इमेज। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बताया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस हमारी कैसी बनाते हैं? रियल इमेज भी बनाते हैं और वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं। तो इसमें बेटा हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। गाइज, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की अच्छे से तैयारी हो सके और आप लोग अपना एग्ज़ाम फर्स्ट बारी में ही क्लियर कर सकें। मैं आप सभी को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो बच्चे आपके सीटेट साइंस के नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे आप एक ही जगह से पढ़ाई करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को कंसिडर ना करना पड़े, तो वो बेटा मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको यहाँ पे बेटा सारे नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन्हें अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, नोट्स कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए। आई गारंटी यू 100% आपके 30 में से 25 मार्क्स आपके 100% आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है टैप वाटर हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटा टैप वाटर के अंदर हमारी क्या होती हैं? सॉल्ट के फॉर्म में इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, एक होता है टैप वाटर, याद रखेंगे, एक होता है डिस्टिल्ड वाटर। ये वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। बेटा टैप वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हो सकती है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है वाटर की, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं माना जाता। इस बात को याद रखेंगे। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड रूट्स ऑफ ए प्लांट। इनमें से बेटा हमें मॉडिफाइड रूट्स बताने हैं प्लांट्स के। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि आपका मॉडिफाइड रूट्स क्या होती हैं? जहाँ पे हम रूट्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि जो उनका मेन पर्पस है उसके अलावा भी वो थोड़े से और पर्पस को सॉल्व कर सकें, जैसे क्लाइंबिंग हो गया। ठीक है, और भी कोई आपका हो सकता है। पोटैटो में बेटा पोटैटो हमारे मॉडिफाइड रूट्स में नहीं आते, लेकिन स्वीट पोटैटो आता है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, पोटैटो नहीं आते, स्वीट पोटैटो हमारे मॉडिफाइड में आता है। तो ये दोनों ऑप्शन बेटा कट गए। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑनियन और टर्निप। टर्निप आता है बेटा, ऑनियन भी हमारा मॉडिफाइड रूट्स का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से बेटा बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी होती है? ट्यूबरक्लोसिस होती है, कॉलेरा होता है, टाइफाइड होता है और डायसेंट्री होती है। ठीक है, वायरस से होने वाली कौन सी होती है? मिजल,
चिकन पॉक्स और पोलियो, फंगस से होने वाली बेटा रिंग वॉर्म। इसके अलावा जो भी हमारी आएगी, ठीक है, उसे आप अदर कैटेगरीज के अंदर डाल देंगे। तो बेटा इसमें आंसर क्या होगा? कॉलेरा एंड टाइफाइड। क्या होगा? कॉलेरा एंड टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अ मैग्नेट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट लेंथ वाइज। ये मैग्नेट है बेटा, ठीक है, ये मैग्नेट है, इसे 4 हिस्सों में काटा गया है, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स। ये मैग्नेट को क्या करा है? 4 इक्वल पार्ट में काटा गया है। तो हमें पूछा गया है कि जो नया पीस होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, दिस इज योर पोल, इसको हम क्या बोलते हैं? ये पोल्स हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ होगी बेटा वो कैसी होगी? ओरिजिनल मैग्नेट से। तो बेटा याद रखिएगा कि ये इस वाली की क्या थी? अगर पी स्ट्रेंथ थी, अगर इसकी स्ट्रेंथ P थी और इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करा है, तो बेटा इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? P/4 होगी। अगर 2 में किया होता तो P/2 होती। और एक बात और याद रखेंगे बेटा, लेंथ वाइज कहा गया है तो उसने ऐसे कट करा है। अगर हमें इस तरह से कट करना पड़ जाए, इस तरीके से वो कट करवा रहे हैं, तो हमारी पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नई पोल स्ट्रेंथ होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कट इस तरीके से हो रहा है। और अगर लेंथ वाइज हो रहा है तो जितने हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे उतने ही उसकी क्या हो जाएगी? पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ गर्ल साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर टू हर फ्रेंड्स हाउस सिचुएटेड एट 10 किलोमीटर। देखिए, ये गर्ल का हाउस है, ये फ्रेंड का हाउस है। अब ये क्या करती है? जब ये यहाँ से जाती है तो ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, जाते हुए भी 10 किलोमीटर और आते हुए भी 10 किलोमीटर। और जब वो आती है वापस तो कब आती है? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। तो बेटा इसमें पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो आपको पता होना चाहिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, पता है 10 किलोमीटर वो यहाँ गई और 10 किलोमीटर वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20, ठीक है। अब हमें बात है क्या? टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा बेटा? देखिए टाइम कैसे निकलेगा? जब पहली बारी में गई तो उसने कितना टाइम लगाया? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 10/12। अब जब वापस आई तो कितना टाइम लगाया? प्लस 10/18। कितना? 10/18। तो 10/12 प्लस 10/18। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा क्या? 14.4 किलोमीटर। क्या मिलेगा? 14.4 किलोमीटर हमारे को आंसर मिलेगा। तो बेटा इसका जो नियरेस्ट आंसर है वो क्या है? 14.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हमेशा याद रखेंगे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। A 14-year-old complains of constant fatigue and dizziness. एक 14 साल का बच्चा आपको थकान थकान और डिजीनेस का कंप्लेन करता है। उसका ब्लड टेस्ट से पता चला है उसका हेमोग्लोबिन कितना है? 10 है, ठीक है। तो किस चीज का इंटेक बढ़ाने से उसको जो फूड आइटम्स हैं उसको मदद करेंगे? तो देखिए हेमोग्लोबिन अगर उसका बेटा कम आ रहा है, जो कि आइडियली कितना होना चाहिए? 12 के आसपास होना चाहिए, हेमोग्लोबिन कम है, तो हमें हीमोग्लोबिन जिनसे में बढ़ता है वो चीजें खिलानी पड़ेगी। और बेटा हीमोग्लोबिन हमारा इन दिए हुए ऑप्शन से बनता है, स्पिनच से बनता है। जितनी हमारी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उससे हमारा क्या बढ़ता है? हीमोग्लोबिन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रीजन फॉर वाटर नॉट बीइंग यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड। थर्मोमेट्रिक लिक्विड के अंदर बेटा पानी का यूज क्यों नहीं किया जाता? किसका यूज किया जाता है? मरकरी का। किसका यूज किया जाता है? मरकरी का। तो आपका वाटर का क्यों नहीं यूज किया जाता? वो इसलिए नहीं किया जाता, पहली बात तो क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने के बाद बेटा लिक्विड में हमारे को वो दिखाई नहीं देगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या है? हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। आपको पता है जब हम पानी को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर दूर फैल जाते हैं। जो हमारा अगर फैलेंगे तो बेटा क्या होगा? वो जो कांच का ग्लास होगा वो क्या होगा? वो टूट जाएगा। तो ये भी एक रीजन है। एक्चुअली क्या है? ये तीनों ही रीजन है, लेकिन हमारा जो सीबीएसई है बेटा उसने ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को कंसिडर करा है।
इट हैज हायर फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस वजह से क्या है बेटा, हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। मैचिंग है। पेस्चराइजेशन क्या होता है? पेस्चराइजेशन एक वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, आपका जो दूध होता है उसे बहुत तेजी से बॉईल किया जाता है और एकदम से क्या किया जाता है, उसे ठंडा किया जाता है, जिससे आपके क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। सो ऑप्शन नंबर 2। जहाँ पे देखिए पेस्ट, अगर आपको याद ना रहे क्या होता है तो याद रखिएगा पेस्चराइजेशन का रिलेशन किससे है, मिल्क से। तो 2। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा वैक्सीनेशन। आप सभी को पता है वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, कि बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, एक वीकेंड और इनएक्टिव जो डिजीज होती हैं उनसे लड़ने के लिए एक हम क्या करते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसे बढ़ाने के लिए हम हमारी बॉडी के अंदर एक आपका क्या डालते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं, जो हमें बताता है कि यदि फ्यूचर में हमारे पास इस तरह की कोई डिजीज आती है तो हमें उससे किस तरीके से लड़ना है। तो बेटा वैक्सीनेशन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट है आपका फर्मेंटेशन। क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमारा बेटा क्या कहता है, फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन होता है, किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से। किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से। और नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन। क्या आता है, प्रिजर्वेशन। तो बेटा प्रिजर्वेशन क्या है, प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, अपना जो फूड है उसे स्पॉइल होने से बचाते हैं। ठीक है, कैसे, उसे प्रिजर्व करके। सो बेटा ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। सो गाइज आज हमने इसके सिर्फ हमारा कंटेंट वाला पार्ट किया है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।